हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फिर स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। देखिए, ये हम फीचर्स पढ़ रहे हैं विंड के। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सभी फीचर्स को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो था एयर एक्सर्ट प्रेशर, वायु दाब डालती है। उसके बाद सेकंड फीचर हमने पढ़ा था हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, है ना। तीव्र गति से वायु जो विंड होती है, हाई स्पीड विंड एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। फिर इसके बाद फोर्थ हमने पढ़ा थर्ड, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग। गर्म करने पर वायु का प्रसार हो जाता है या एक्सपैंड हो जाती है वायु, एयर एक्सपैंड हो जाती है। उसके बाद फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। पवन की जो धाराएं हैं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। दीज सिचुएशन आर, स्थितियाँ इस प्रकार हैं। देखिए क्या हुआ, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होना। ठीक है, भूमध्य क्षेत्र और ये ध्रुवीय क्षेत्र का असमान रूप से गर्म होना, पहली कंडीशन। यह सिचुएशन जो आपके सामने दी गई है। यू माइट हैव लर्नड इन जियोग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा, भूमध्य रेखा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे सूर्य से बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है। उस क्षेत्र पे सूर्य से बहुत अधिक ऊष्मा मिलती है या सूर्य की बहुत ज़्यादा रेडिएशन का सामना करना होता है उन क्षेत्रों को। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म। इस क्षेत्र में जो वायु होती हैं वो गर्म हो जाती है। एंड द गर्म एयर, द हॉट या वार्म एयर राइज एंड द कूलर एयर from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in। ठीक, गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्र से भूमध्य क्षेत्र की ओर मूव हो जाती है। ठीक, These winds blow from north and the south toward the equator। इस प्रकार उत्पन्न धाराएं, ये इस प्रकार उत्पन्न जो पवन होता है वो पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। At the pole, the air is colder than that at latitude about 60 degrees। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। ध्रुवों पर वायु लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के जो क्षेत्र हैं उनसे ज़्यादा ठंडी होती है। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड राइज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द पोल रीजन रश इन टू टेक इट्स प्लेस। तो इन क्षेत्रों में जो गर्म हवा होती है वो ऊपर उठती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों की गर्म हवा ऊपर उठती है जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित हो जाती है। इन दिस वे, इस तरह विंड सर्कुलेशन इज सेट अप। इस तरह वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र वाले क्षेत्रों की ओर होता रहता है। ठीक है, शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाया भी गया है। अब बात करें, यहाँ पे पहली कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही हैं। I wonder why the winds shown in the figure are not in the exact north-south direction।
मैं ये समझ नहीं पा रही कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों नहीं है। देखिए चित्र में जो दिखाया गया है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों नहीं है, इसको पहेली समझ नहीं पा रही। The wind would have flown in the north-south direction from north to south. जो विंड है, विंड का प्रवाह या हम पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। A change in the direction is however caused by the rotation of the earth. ये जो चेंज होता है ना, डायरेक्शन में जो चेंज है वो डायरेक्शन में चेंज पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होता है। पृथ्वी जो होती है वो घूमती रहती है ना अपनी एक्सिस पे, तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से ये चेंज हमें दिखाई देता है। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों। ऑन लैंड एंड वाटर, असमान रूप से लैंड और वाटर का गर्म होना। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। आप सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। देखिए गर्मियों में इक्वेटर के पास के जो क्षेत्र होते हैं, जो लैंड होते हैं, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम वो जो होते हैं गर्म ही रहते हैं, जिसकी वजह से कंपेयर करें अगर हम उस क्षेत्र को समुद्री क्षेत्र से, तो समुद्री क्षेत्र की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा गर्म ही रहते हैं। तो जो एयर होती है इनके ऊपर की एयर, द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइज। तो इस क्षेत्रों के ऊपर की जो एयर होती है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। दिस कॉज विंड इज फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवार्ड द लैंड, जिसकी वजह से समुद्र से हवाएं लैंड की ओर फ्लो करती हैं, बहती हैं। दीज आर मानसून विंड्स, इन्हें मानसूनी हवाएं कहते हैं या मानसूनी पवन कहते हैं। द वर्ड मानसून इज डेराइव्ड फ्रॉम द अरबिक वर्ड मासूम, जिसका अर्थ होता है सीजन या ऋतु। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स। सर्दियों के दिनों में हवा का जो डायरेक्शन होता है वो विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। तो हवा कैसे होती है, लैंड से ओशन की तरफ, समुद्रों की तरफ प्रवाहित होती है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट दिस विंड डू फॉर अस। अब यहाँ देखिए बूझो को कुछ समस्या नज़र आ रही है, देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। ये जो विंड्स हैं ये हमारे लिए क्या करती हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। What these wind do for us, ये हवाएं हमारे लिए क्या करती हैं, ये पवन हमारे लिए क्या करती हैं, पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। The winds from the ocean carry water and bring rain। ये जो हवाएं आती हैं, ये जो पवन धाराएं समुद्र से आती हैं, अपने साथ में क्या लेके आती हैं, पानी और बारिश लेके आती हैं। कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, समुद्र से आने वाली पवन धाराएं अपने साथ जल वाष्प लेके आती हैं और जिससे बारिश होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, यह है वाटर साइकिल का एक भाग है। ठीक है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स, मानसूनी हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं जिससे बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, बादल बारिश लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं।
Farmers in our country depend mainly on rains for their harvest. हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं. These are mainly folk songs associated with clouds and rain. Sings and enjoy with your friends. If you know such a song, here is one for you. बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं. यदि आप ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ इसे गाकर इसका आनंद उठाएं. Here is one for you. यहाँ आपकी सहायता के लिए एक बॉक्स में कविता दी हुई है. देखिए यहाँ पे कविता दी हुई है. However, it is not always a happy ending. तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती है. ऐसा नहीं है कि हमेशा बारिश जो होगी वो अच्छी हो. Rain often create problem. बारिश कभी कभी समस्याएं भी उत्पन्न कर देती है. Can you list some of the problems? क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? You can discuss the cause and solution of these problems with your teachers and parents. आप अपने शिक्षक और माता पिता से वर्षा के संबंध में समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animals and plants life. कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिससे कभी कभी आपदाएं आती हैं. इनसे मनुष्य, जंतुओं और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है. Let us study two such situation. आइए हम ऐसी घटनाओं, ऐसी टू सिचुएशन यानी कि ऐसी दो घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं. थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन दो ऐसी सिचुएशन है. तो सबसे पहले देखें थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन को. चलिए देखते हैं थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. Thunderstorms develop in hot, humid tropical area like India very frequently. थंडरस्टॉर्म भारत जैसे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित रहते हैं. The rising temperature produce strong upward rising wind. These winds carry water droplet upward where they freeze and fall down again. देखिए ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती रहती हैं. उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है. और यहाँ पे क्या होगा देखिए. द विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड. ऐसा होता है कि देखिए टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो तेज़ी के साथ ऊपर उठेंगी. और दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड. और ये जो हवाएं हैं अपने साथ वाटर की ड्रॉपलेट लेकर जाएंगी. वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन. जहाँ पे ऊपर जाके ये फ्रीज हो जाती है, जम जाती हैं और नीचे फॉल डाउन हो जाती हैं और नीचे आ जाती हैं, गिर जाती हैं नीचे. ठीक है. The swift movement of falling water droplet along with the rising air create lightning and sound. ये जो मूवमेंट होता है, स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट, ये जो वाटर की ड्रॉपलेट हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो मूव करती हैं विद राइजिंग एयर और उठती हुई हवाएं, जिसकी वजह से लाइटनिंग उत्पन्न हो जाती है यानी कि बिजली की चमक उत्पन्न हो जाती है और साथ में एक साउंड भी क्रिएट होता है. इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अस थंडरस्टॉर्म. ये जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म.
ठीक है, समझ में आया। देखिए ऐसा हुआ, नीचे से तो वायु उठी, गर्म हवा होने के बाद वो ऊपर की तरफ उठी, और ऊपर से आ रहे थे क्या, वाटर की ड्रॉपलेट नीचे गिर रही थी। तो इन दोनों में आपस में टकराई, और टकराने की वजह से बहुत तेज साउंड उत्पन्न हुआ, और साउंड उत्पन्न होने के साथ लाइटनिंग भी हुई, और इसी स्थिति को हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। ठीक, चलिए इसको देखते हैं बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है। इफ़ ए स्टॉर्म इज accompanied बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। यदि तूफान अपने साथ में बिजली की चमक या बिजली को लेके आता है, लाइटनिंग को लेके आता है, तो आपको कुछ प्रिकॉशन, कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जो कि इस तरह से हैं। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए आइसोलेटेड ट्री। देखिए जो आइसोलेटेड ट्री है, मतलब टूटे हुए वृक्ष के नीचे आपको शरण नहीं लेनी है, उसके नीचे नहीं खड़ा होना है। इफ़ यू आर इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। अगर आप किसी जंगल में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आप रुक सकते हैं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लेटना नहीं है। देखिए, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक एंड। तो इस तरीके से यदि बिजली कड़क रही है तो आपको छाते के नीचे शरण नहीं लेनी है, छाते के नीचे नहीं रहना है, जिसका एंड जो मेटेलिक हो, जो कि मेटल से बना हुआ है। ठीक है, छाते के नीचे आपको नहीं रुकना है। अगर आप कहीं बिजली कड़क रही हो, उस कंडीशन में आप फंस जाएं, तो आपको छाते का सहारा नहीं लेना है, और स्पेशली उस छाते का तो बिल्कुल नहीं लेना जिसमें जो वो हैंडल होता है ना, वो मेटल का हो, ऐसे का तो बिल्कुल नहीं लेना। डू नॉट सिट नियर ए विंडो, ओपन गैरेज, स्टोरेज शेल्स शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टेक शेल्टर। देखिए, डू नॉट सिट नियर द विंडो, विंडो के पास आपको खड़ा नहीं होना है। ओपन गैरेज, स्टोरेज, खुले हुए गैरेज, स्टोरेज शेड्स या मेटल के शेड्स जो हैं, उनके आसपास भी आपको कोई भी शरण नहीं लेनी है। एक कार और बस इज ए सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। एक कार में आप शरण ले सकते हैं, कार में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या बस के अंदर। इफ़ यू आर इन वाटर यू गेट आउट एंड गो इनसाइड ए बिल्डिंग। यदि आप पानी में हैं, जैसे स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ से बाहर निकल जाइए और बिल्डिंग में जाके शरण ले लीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए देखें। हाउ ए थंडर स्टॉर्म बिकम्स ए साइक्लोन। किस तरीके से थंडर स्टॉर्म जो होते हैं वो साइक्लोन या चक्रवात बन जाते हैं। तो देखें, यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आपको पता है कि वाटर को ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन ड्रॉप्स कंडेंस इनटू लिक्विड। तो क्या वाटर वापस हीट देता है जब वो कंडेंस होता है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। तो क्या आप ऐसे किसी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता सकते हैं। देखिए, ऐसा क्या हुआ, वाटर है, ठीक, वाटर को आपने हीट किया, हीट करने के बाद यहाँ पे वेपर मिल जाती है, वाटर की वेपर मिल जाती है, तो यहाँ आप हीट कर रहे होते हैं। अब ये वाटर की जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होती हैं, तो जब ये कंडेंस होती हैं तो क्या ये वापस हीट देती हैं। भाई अब इसको तो आपने हीट दिया तो ये वेपर में कन्वर्ट होगी, अब ये वेपर से वापस वाटर में कन्वर्ट हो रही हैं, तो क्या ये रिवर्स हीट देती हैं, वापस हमें हीट देंगी। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो आप उसको शेयर कीजिए। चलिए पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में देख लें थोड़ा सा, या देख लेते हैं। देख लिए, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए काल्म एरिया।
जो साइक्लोन होता है या किसी भी चक्रवात का जो केंद्र होता है वो एकदम शांत क्षेत्र होता है, बिल्कुल शांत होता है। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म, इसे हम नेत्र कहते हैं। ए लार्ज साइक्लोन इज violently rotating mass of air in the atmosphere 10 to 15 किलोमीटर हाई। यानी कि जो विशालकाय होता है, वॉलेंटली अगर मैं बात करूं, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा हैवी विनाशकारी साइक्लोन जो होता है उसके साथ रोटेटिंग मास होता है। एयर बहुत ज़्यादा, एयर जो होती है वो रोटेट करती रहती है एटमॉस्फेयर में लगभग 10 से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक। द डायमीटर ऑफ द आइस वेरीज फ्रॉम 10 to 30 km, और जो आइस का डायमीटर है वो लगभग 10 से 30 किलोमीटर परिवर्तित होता रहता है, अलग अलग होता है। इट इज़ द रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड। तो ये बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है, बहुत कम वेग होगा। फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड, बहुत कम हवा होगी। अराउंड द calm एंड clear ice there is a cloud region about 150 किलोमीटर in size। ठीक है, लगभग 150 किलोमीटर माप का बादल का एक क्षेत्र होता है, 150 किलोमीटर एरिया का। In this region there are high speed winds 150 to 250 kilometers and thick clouds with heavy rain। ये वह भाग होता है जिसमें विंड की स्पीड जो होती है वो 150 से 250 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है और गहरे गहरे बादल आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ। अवे फ्रॉम दिस रीजन टू विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज। जैसे जैसे इस रीजन से आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा का जो प्रवाह है वो कम होता चला, हवा की स्पीड जो होती कम होती चली जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। साइक्लोन के बनने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा जटिल है। ये मॉडल इन शोन इन फिगर 8.11। 8.11 में इसका एक मॉडल दिया गया है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनने से पहले वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो वाटर होता है ये हीट को लेता है वायुमंडल से और चेंज इनटू वेपर्स, और वेपर्स में परिवर्तित हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर्स चेंजिंग बैक टू लिक्विड, जब वाटर वेपर्स वापस लिक्विड में चेंज हो रही होती हैं फ्रॉम द रेन ड्रॉप, दिस हीट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर में हीट को रिलीज कर देती हैं। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, और जो हीट रिलीज होगी जिसकी वजह से वहाँ की जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी। द एयर टेंड टू राइज एंड कॉज ए ड्रॉप इन प्रेशर। अब ये एयर ऊपर की तरफ उठेगी जिससे ये ड्रॉप्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी। मोर एयर रश टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादा से ज़्यादा हवा स्टॉर्म के सेंटर की ओर मूव करेगी। दिस साइकिल इज रिपीटेड, इस तरीके से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर, और इस इवेंट का या इस प्रक्रम का जो एंड होता है वो जब होता है जब वेरी लो प्रेशर, प्रेशर कम हो जाए। ठीक, वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट, formation of very low pressure with very high speed wind revolving around it. It is this weather condition that we call a cyclone। इस वेदर कंडीशन को हम, इस मौसम की स्थिति को हम कहते हैं साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। देखिए, साइक्लोन को डेवलप करने के लिए ये फैक्टर्स काम करते हैं जिसमें आता है तापमान,
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, यही विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन, ये सभी चीज़ें जो होती हैं साइक्लोन को उत्पन्न करने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये आईज हैं, देखिए ये आई है बीच में जिसका डायमीटर आपके सामने दिया गया है 110 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का एरिया। ठीक, समझ में आ गया। 10 से 30 किलोमीटर के एरिया में आइज होती है और लगभग 15 किलोमीटर तक ऊपर उठ जाता है ये जो स्टॉर्म होता है हवा के डायरेक्शन के साथ में। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर, वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।